दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बैफ सब्जेक्ट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर 5 नवंबर 2019 के बोर्ड के पेपर में आया था क्वेश्चन नंबर 2B रैंकिंग ऑफ प्रपोजल 7 मार्क्स के लिए आया था। बहुत सिंपल था लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चों को यही नहीं समझा कि इसको फाइंड आउट कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे रैंकिंग किया जाता है प्रपोजल का बेस्ड ऑन एनपीवी पीआई। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, एक्स लिमिटेड हैज़ ए कैपिटल बजट ऑफ 40 लाख। कोई कंपनी है जिसका बजट कितना है, 40 लाख का है। इट हैज़ बिफोर इट द फॉलोइंग 6 प्रपोजल। उसके पास 6 प्रपोजल है, मतलब वो 40 लाख वो 6 प्रपोजल में कहीं पे भी डाल सकती है। फॉर विच नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड हियर अंडर, और उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, एक टेबल दिया है। देखो प्रपोजल ए बी सी डी ई एफ, एफ तक दिया है। 6 प्रपोजल है, देखो 1 2, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 एंड दिस वन इज 6। फिर इनके अमाउंट दिए, कैप आउटले, आउटले मतलब कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना आउटफ्लो होगा। मतलब अगर इस प्रपोजल में, इन किसी भी प्रपोजल में आपने पैसा लगाया, तो अगर समझो ए में लगाया तो ए में आपका 28 लाख का इन्वेस्टमेंट जाएगा, जिसको आउटले भी बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, आउटफ्लो भी बोल सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट का एनपीवी देखो ऑलरेडी निकाल के दिया, एनपीवी इतना है और इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 20% है। फिर आगे क्या दिया है, फाइंड आउट द रैंकिंग ऑफ प्रपोजल बेस्ड ऑन एनपीवी एंड पीआई मेथड। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो ये चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि करना क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप सोल्यूशन उसका बराबर नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि फाइंड आउट द रैंकिंग, हम लोग को रैंक निकालना है ऑफ प्रपोजल बेस्ड ऑन एनपीवी। तो एनपीवी देखो ऑलरेडी निकल चुका है, पीआई मेथड। अब पीआई नहीं दिया है लेकिन उसके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम लोग को एनपीवी के बेस्ड पे उसका रैंकिंग करना है और पीआई के बेस पे उसको रैंकिंग करना है। आई बात समझ में? और अपने पास ये पूरा इतना सा ही डेटा है, इस बेस पे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है लेकिन रैंकिंग है। लेकिन रैंक निकालने के लिए हम लोग को एनपीवी चाहिए, तो एनपीवी तो दिया है लेकिन पीआई नहीं दिया है। तो सबसे पहले पीआई निकलेगा, उसके बाद फिर रैंकिंग होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन हम लोग ने समझ लिया, क्वेश्चन का मतलब है हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग फाइंड आउट करना है। रैंकिंग मतलब कौन पहले आएगा। तो आपको पता है कौन पहले आता है, क्लास में भी अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, रैंक किसका पहले आता है, जिसका हाईएस्ट मार्क्स होता है। तो सेम वे में एनपीवी भी जिसका हाईएस्ट होगा, सबसे ज़्यादा एनपीवी जिसका होगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जिसका आईआरआर सबसे ज़्यादा होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे, जिसका पीआई सबसे ज़्यादा होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? तो इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, मैंने यहाँ पे बताया है, आप यहाँ पे ध्यान से देखें। पहला पूरा क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर लिया, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया पूरा प्रपोजल, राइट। फिर उसके बाद क्या दिया, आउटले, इन्वेस्टमेंट और आउटफ्लो। तो देखो ये पूरा अमाउंट लिख दिया, एज इट इज़ कॉपी किया है। फिर इसके बाद क्या दिया, एनपीवी दिया है, तो देखो एनपीवी लिख दिया। फिर उसके बाद क्या दिया, आईआरआर दिया है, तो आईआरआर मैंने लिख दिया है। आई बात समझ में? कुछ इसमें नया है नहीं, एकदम सिंपल है। ओके, तो ये इतना पार्ट हम लोग ने यहाँ पे कर लिया। तो इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया जिससे आपको इसको विजिबल हो, ठीक है, ये कर दिया। अब सबसे पहले क्या करना, रैंकिंग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनपीवी ये अभी भी निकाल सकते हैं लेकिन पहले पीआई निकाल लेते हैं। तो पीआई कैसे निकलेगा, उसके बाद रैंक दे देंगे। रैंक देने में कोई ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो पीआई निकालेंगे। पीआई का मतलब क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ध्यान से देखो, हाँ, पीआई का जो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दैट इज इन्वेस्टमेंट। मतलब जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जिसका दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग के पास यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, देखो दिया है कि नहीं दिया है ना, आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट करके दिया है कि नहीं दिया है। तो ये वाला, तो एक चीज़ तो हमारे पास है, एक चीज़ हमारे पास है, आउटफ्लो है, क्योंकि हमें डिवाइड करना है। तो ये वाली
ये वाला पार्ट तो है, ये वाला पार्ट अगर कहीं से मिल जाए तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पी आई आ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग पी आई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पी आई निकालना है तो उसके लिए ये दो फैक्टर चाहिए, एक ये वाला इनफ्लो वाला और दूसरा ये आउटफ्लो वाला। तो आउटफ्लो वाला तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, आई बात समझ में। तो देखो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये दो डेटा दिया है, बराबर है, इसका तो यूज़ हो जाएगा क्योंकि हम लोग के सेकंड पार्ट में चाहिए। अब इन दोनों के हिसाब से तो IRR नहीं NPV लो। NPV का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल है, NPV इज इक्वल टू जो फॉर्मूला PI का होता है सेम फॉर्मूला NPV का होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या आता है, ये माइनस का। NPV में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को माइनस करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से माइनस करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो ये मिल जाएगा, और यही दो चीज़ को जब डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा, एकदम सिंपल है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले से, जो NPV का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम लोग PI निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि PI के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो दिया है, आउटफ्लो का दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट या आउटले बोल सकते हो आप। तो ये तो दिया है, इनफ्लो निकाल दो तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा नेक्स्ट कॉलम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। तो क्या करना है, जब आप बोर्ड में पेपर लिखोगे ना तो आप ऐसे कॉलम बनाते जाना, तो आपका पेपर होगा, समझो ये पूरा पेपर है, देखो ये पूरा पेपर है आपका, बराबर है। आपने यहाँ पे लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, आपका पेज भर गया। अब आप नेक्स्ट पेज पे नहीं करना, उसी के नीचे ये कॉलम जो आएंगे ना, एक्स्ट्रा कॉलम जो भी आएंगे ना, उसको नीचे कर देने का। आ रही बात समझ में। जब अगर एक्स्ट्रा कॉलम बनने लगते हैं ना, तो जितने भी एक्स्ट्रा कॉलम होंगे ना, तो उसके जस्ट नीचे करने का, अलग पेज पे नहीं करने का, ठीक है। तो अब देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा। तो हमारे पास हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अभी हम लोग ने देखा। तो इसमें क्या है, हमारे पास NPV भी दिया है, देखो 3 फैक्टर है ये फॉर्मूले में, देखो 3 फैक्टर है, NPV, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 2 हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 3 हो गया। तो 3 में से अगर 2 रहेगा तो एक निकल जाएगा ना, तो NPV तो दिया है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो निकालना है, वो है नहीं अपने पास, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो दिया है ना, देखो ना, है ना, आ रही बात समझ में। तो NPV है, अगर ये वाला NPV इधर है, ये माइनस में जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, अगर मैं इसको यहाँ से माइनस को यहाँ से कट करूँ और यहाँ पे लेके जाऊँ तो ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज नथिंग बट NPV प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया, देखो आ गया, आया 28 लाख प्लस 12 लाख। ये समझ में आया, ये कैसे निकला। NPV दिया है, इन दोनों में से अपने पास आउटफ्लो दिया है, तो आउटफ्लो दिया है ये, तो ये आउटफ्लो यहाँ पे माइनस में है, जब ये इक्वल के ये साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो NPV प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा। सेम वे में, तो इन शॉर्ट मतलब इन दोनों को ऐड करना है, तो 1 लाख और 10 लाख और 6 लाख 14,000, तो कितना आ जाएगा 16 लाख 40,000। इसका 20 लाख और प्लस 8 लाख तो कितना आ जाएगा 28 लाख। फिर 8 लाख और 4 लाख कितना आ जाएगा 12 लाख। फिर 22 लाख और 18 लाख कितना हो जाएगा 40 लाख। फिर 30 लाख, और ये माइनस में है देखो, तो घबराने का नहीं। तो ये 30 लाख प्लस 10 लाख करेंगे तो ये माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो 20 लाख आ जाएगा। हो गया, यस और नो। तो ये निकल गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब पता है ना, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए था, उसको डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, तो इनफ्लो ये रहा, आउटफ्लो ये रहा। तो इन दोनों, अब इन दोनों कॉलम की ज़रूरत है, तो इन दोनों कॉलम को मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से। हो गया। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा PI आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है PI, और इसको चाहिए तो मैं आपको दे देता हूँ A, और इसको दे देता हूँ B, तो आपको समझ में आएगा B। तो ये कैसे आ जाएगा, PI इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A। और अगर ये डिवाइड बाय नहीं समझता है तो ये वाला मैं यहाँ पे सिंबल दे देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा।
तो बी डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि यही है ना, देखो ना फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो अब इसको इससे डिवाइड कर दो। तो जब आप 80 लाख को, सॉरी 40 लाख को 28 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, निकाल लो फॉर्मूले से, राउंड फिगर कर देने का, तो 1.43। फिर उसी तरीके से 16,40,000 को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.64। 28 लाख को डिवाइड करेंगे 20 लाख से तो कितना आएगा, 1,40,000। फिर 12 लाख को डिवाइड करेंगे 8 लाख से तो कितना आएगा, 1.50। फिर 40 लाख को 22 से डिवाइड करेंगे तो ये, और फिर 20 लाख को 10 लाख से 30 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया तीनों। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या कर दिया, पीआई निकाल दिया। अब इसकी क्या करेंगे हम लोग, रैंकिंग करेंगे। देखो रैंकिंग करना बहुत सिंपल है। तो हम लोग ने क्या किया, तीनों का रैंक कर दिया। इन्हें क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ एमपीवी के बेस पे और पीआई के बेस पे। हम लोग क्या करेंगे, एनपीवी भी करेंगे, पीआई भी करेंगे, और ये भी दिया इसका भी रैंक कर देंगे। पूछा नहीं गया तो भी कर दो, ठीक है, वरना इसका क्या यूज़। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपना कैलकुलेशन निकल गया है, बराबर है। अब इसको क्या करने का, एक एक करके लिखने का। देखो ध्यान से देखो, हाँ, सबसे पहला हम लोग ने एनपीवी लिखा, जो यहाँ से है कॉपी की है, बराबर है ना, ये एनपीवी लिखा। अब इसको रैंक देने का, तो रैंक कैसे देंगे आप, अब इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है हाईएस्ट इज़ द ग्रेटेस्ट, ये देखो हाईएस्ट इज़ द बेटर, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा आपका रैंक होगा उसका। तो इन सब में सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो 18 लाख है, तो 18 लाख रैंक 1 आ जाएगा। फिर 18 लाख के नीचे क्या आता है, 12 लाख आता है, तो ये रैंक 2 हो जाएगा। फिर 12 लाख के नीचे क्या आता है, 8 लाख आता है, तो ये रैंक 3 हो जाएगा। 8 लाख के नीचे 6,40,000, तो ये चौथा हो जाएगा। फिर 4 लाख हो जाए, ये 5th रैंक हो जाएगा 4 लाख, और लास्ट में आपका 6। तो ये रैंक हो गया क्वेश्चन हो गया। आ रही बात समझ में। उसी हिसाब से अब मैं क्या करूँगा, आईआरआर का रैंक दे दूंगा। पूछा नहीं गया लेकिन तो भी आईआरआर ये दिया है, हाईएस्ट इज़ द बेटर लिखना है आपको। तो पहले मैं पूरा कॉपी कर लिया आईआरआर, अब इसको रैंक देना है, ठीक है। तो रैंक यहाँ पे लिख लूँगा, रैंक, ठीक है। अब इसमें बताओ सबसे ज़्यादा क्या है, 20, 17, 19, 17.5, 18, 12। तो 20 ज़्यादा है तो रैंक 1 आ जाएगा। 20 के बाद 19 आता है तो रैंक 2 ये हो गया, ठीक है। 19 के नीचे कितना आता है, 18, तो रैंक 3 हो गया, बराबर है। फिर 18 के नीचे 17.5 आता है, तो 17.5 ये रहा। 17.5 के नीचे 17 आता है, ये रहा। फिर 17 के नीचे 12। इस तरीके से रैंक देंगे। आ रही बात समझ में। तो देखो अब एक और बचा है पीआई हम लोग निकाल लेंगे। पीआई का अमाउंट आया था ये वाला, देखो यहाँ से ही कॉपी किया मैंने पूरा। आ रही बात समझ में, ये देखो ये पूरा कॉपी किया है, इसी को यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रैंक। अब बताओ सबसे ज़्यादा किसका है, 1.43, 1.64, 1.40, 1.50, 1.82, ये तो 1.82, तो रैंक 1। 82 के नीचे क्या आएगा, 64, रैंक 2। 64 के नीचे 50 आएगा, रैंक 3। 50 के नीचे 43 होगा, 4। 43 के नीचे 45 और 67, 6। आ रही बात समझ में। ये ऐसा टेबल आपको बनाना है। अब बोलेंगे सर फिर ये क्यों बनाया आपने, तो ये कैलकुलेशन है। आप इसी के अंदर रैंक भी दे सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे रैंक दिया है, इसको मैं पहले हटा देता हूँ। ये देखो ये रैंक दिया है मैंने यहाँ पे, अलग कलर से बता देता हूँ, ब्लू। फिर देखो रैंक दिया है, फिर देखो इसका भी रैंक दिया है यहाँ पे। आ रही बात समझ में, ये देखो क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या पूरा कैलकुलेशन आप दिखाओ एज ए वर्किंग, और नीचे जाके फिर तीनों अमाउंट लिखो, उसका रैंक दे दो, अमाउंट लिखो, रैंक दे दो, अमाउंट लिखो, रैंक दे दो। इसके ऊपर पूरा आपको 7 मार्क मिल जाएगा।
तो बहुत सिंपल है, इसका ये लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है कि कोई बंदा अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है तो अगर एनपीवी देखेगा तो प्रोजेक्ट ये वाला आएगा, ये कौन सा है, ई। लेकिन अगर आईआरआर के हिसाब से देखेगा तो प्रोजेक्ट कौन सा आएगा, पहला ए, तो ए वाला सेलेक्ट करेगा। लेकिन पीआई के बेसिस पे देखेगा तो वो आएगा ई ही आएगा, क्योंकि ई फर्स्ट रैंक पे आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये तो सिर्फ प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, लेकिन आपका थ्योरेटिकल पार्ट के हिसाब से कि भाई एग्जाम में कितना करना है तो ये करना है, और 7 मार्क आपको पूरे मिल जाएंगे। एम आई क्लियर इन दिस पार्ट? तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया 7 मार्क्स के लिए रैंकिंग का। तो ये रैंकिंग देख लेना, बहुत सिंपल है, 2019 में आया था। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप देखोगे उसी से रिलेटेड रिपीट होते हैं, तो आप इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, और कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे 2022 का जो दिसंबर का पेपर है वो ऑलरेडी पूरा अपलोड हो चुका है, वो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी जो सब्जेक्ट है FA5 है, FA6 है, ट्राई किया है हम लोग ने कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर कर सके, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, बोर्ड के क्वेश्चन को कवर कर सके, उसका भी लिंक दे दिया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर सके। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बताओ, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।